नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा और लोकतंत्र नदी के दो किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते। उन्होंने सपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गंभीर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि संभल, बहराइच और गोरखपुर जैसे इलाकों में सपा के कार्यकाल के दौरान गलत कार्य हुए और व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूला गया। उन्होंने कहा कि यहां सब जनता के बीच भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करने के लिए किया गया था। सीएम योगी ने दावा किया कि एनडीए सरकार व्यापारियों के साथ मिलकर काम कर रही है और पूरे प्रदेश में विकास, सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होने का असर है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इन आरोपों का क्या जवाब देती है। समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के दो अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए ना, तंत्र में कब से विश्वास हो गया, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी आप इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए जो आपके कंधे में बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया था, मालूम है ना। मैं एक एक व्यापारी से बात किया था और बातचीत करके, वो गोरखपुर के सबसे पुरानी मंडी है, आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा के भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उसी पुराने बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के, आपको मालूम है वहीं पे गोरखपुर का घंटाघर भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए और एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने के बाद 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था, क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था,
जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वे सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन में विपक्षी दलों का हंगामा सामने आया। कल की सर्वदलीय बैठक में सदन का शांतिपूर्ण तरीके से चलाने वाले वादे आज खोखले साबित हुए। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने आज सदन में जोरदार हंगामा और नारेबाजी की। परिणाम स्वरूप विधानसभा की कार्यवाही को पहले 2 दिन 2 बार स्थगित करना पड़ा और अंत में पूरे दिन के लिए कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक टल दिया गया। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना विपक्ष के व्यवहार से खास नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि सपा के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वहां बिना वजह सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रही है। सुरेश खन्ना ने यहां भी कहा कि विपक्ष ने शोक सभा जैसी गंभीर प्रतिक्रिया में भी असम्मानजनक रवैया दिखाया, जो बेहद दुखद और निंदनीय है। सुनिए। देखिए, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का हर स्तर पर, चाहे संगठन देख लें और चाहे सरकार देख लें, हमने हर स्तर पर पीडीए का सम्मान किया है और आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के बिला वजह के इशू की वजह से आज विधानसभा नहीं चल पाई। जैसे ही हाउस प्रारंभ हुआ, वैसे ही समाजवादी पार्टी के एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, जबकि अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था भी दी गई कि कोई अव्यवस्था नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक मुद्दा ऐसा उठाया कि जिसका कोई औचित्य ही नहीं था, जो कोई मुद्दा ही नहीं था, वो मुद्दा उठाया और उसके बाद इतना ज़्यादा अड़ गए कि उसके जांच कराओ। सवाल ये है कि कल आदरणीय नेता प्रतिपक्ष दलीय नेताओं की बैठक में आए थे और दलीय नेताओं की बैठक में उन्होंने अपने विचार रखे, अपनी पार्टी का एजेंडे के हिसाब से भी रखा और अदरवाइज भी रखा। जो भी विषय सामने आया उसके ऊपर उन्होंने पूरी तरीके से पार्टिसिपेट भी किया और अपना पक्ष भी रखा। साथ ही साथ कल उसके बाद नेता हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी ने भोज पर आमंत्रित किया था, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे और माननीय नेता प्रतिपक्ष भी थे। उन्होंने उस वक्त भी कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि गोरखपुर में किस प्रकार की कोई घटना हुई और उन्होंने अपनी बातचीत में भी, जिस समय वो खड़े हुए थे उस समय इस बात को स्वीकार भी किया कि कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी एक ऐसा विषय लेकर, जो कि अपने आप में कोई मुद्दा नहीं था, कोई विषय नहीं था, मुख्यमंत्री जी ने जो उन्होंने बात उठाई उसका समुचित जवाब भी दे दिया और उसके बाद भी हाउस में अव्यवस्था फैलाई, जो हाउस पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहा। पहले कोशिश इस बात की गई अध्यक्ष पीठ से कि भाई किसी तरीके से प्रश्नकाल हो जाए। 1 2 3 4 5 6 प्रश्न उन्होंने पुकारे भी। एक प्रश्न का बाकायदा हमारे डिप्टी सीएम साहब ने जवाब भी दिया, लेकिन उसके बाद भी लोग बेल में बैठे रहे समाजवादी पार्टी के और आखिर तक बेल में बैठे रहे। यहाँ तक कि आज जो निधन का निर्देश हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ इस सदन में। पिछले 35-36 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि निधन के निर्देश के समय सामान्यतया लोग अपने अपनी सीट पर चले जाते हैं और ये सम्मान होता है उन जो हमारे पूर्व सदस्यों के प्रति, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे। सामान्यतया हर सरकार में
इस प्रकार के ये निधन का निर्देश होता है और उस वक्त लोग शोक व्यक्त करते हैं, शोकाकुल रहते हैं और उन मृत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बेल में ही बने रहे और बेल में ही खड़े हो गए। मैं समझता हूं कि ये आचरण किसी प्रकार से शोभा नहीं देता और हमेशा जो परंपराएं रही हैं उसका पालन करना चाहिए। कोई मुद्दा नहीं था, मुख्य जो भी बात नेता प्रतिपक्ष ने उठाई उसका जवाब टू दी पॉइंट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया। उसके बाद कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि जिसके ऊपर जांच कराई जाए या जिसके ऊपर कोई आगे कार्रवाई हो। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार भी किया था। लेकिन आज जैसा कि समाजवादी पार्टी का नेचर है कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई विकास का काम हो, नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से हाउस चले। हम लोग भी ये चाहते हैं। हमने आखिर में भी इस बात की कोशिश की, जब कार्य रोको प्रस्ताव आया तब भी इस बात की कोशिश की गई कि भाई पीठ से ये कहा गया कि आप लोग चाहें तो अपना विषय रखें। जो नोटिस दिए गए थे वो नोटिस स्वीकार भी हुए और स्वीकार करने के बाद भी उस पर चर्चा नहीं हुई। यद्यपि जो विषय उठाया गया था, जो बाढ़ का विषय है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, हमारे सभी यहाँ पर मीडिया के कर्मियों को भी मालूम अच्छी तरीके से है कि जिस दिन बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभारी मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दे दी और सभी लोग अपने अपने प्रभार के जनपद में गए और जहाँ जैसी आवश्यकता थी वहाँ पर वैसा राशन की वितरण भी किया गया, चारे का भी की व्यवस्था भी की गई और जो खेती का नुकसान हुआ था उसका भी आकलन करवाकर उसको मुआवजे की भी व्यवस्था की जा रही। मुद्दा उठाकर हाउस को डिस्टर्ब करना, मैं समझता हूं कि हम इसको बिल्कुल अच्छा भी नहीं मानते हैं और मैं समझता हूं कि इस हाउस को बिला वजह डिस्टर्ब करने का जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये अपने आप में सपा ने कहा था कि हम विजन डॉक्यूमेंट का वैसे भी बहिष्कार करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी का तो हमेशा से ये दृष्टिकोण रहा है कि किसी भी डेवलपमेंट के काम में उनकी कोई रुचि नहीं रहती। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विकसित भारत का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया कि आत्मनिर्भर भारत बने, 2047 तक विकसित भारत बने और उत्तर प्रदेश उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश विकसित बने, उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बने। इस योजना के तहत विधानसभा में 24 घंटे की चर्चा घोषित की गई थी। कल कार्य मंत्रणा समिति में घोषित की गई, दलीय नेताओं की बैठक में इसके ऊपर चर्चा हुई और कई लोगों ने तो स्वागत किया, कई लोगों ने तो ये भी कहा कि ये 12 से ही शुरू होना चाहिए। तो हमने कहा 12 में हम अपने विधायी कार्य लेंगे क्योंकि कई बिल हैं, इसलिए विधायी कार्य जो हैं वो 12 में होंगे और 13 तारीख को प्रातःकाल से ये चर्चा शुरू होगी और 14 तारीख तक ये चर्चा अनवरत चलेगी 24 घंटे, ताकि एक पूरा मैसेज जाए कि हम उत्तर प्रदेश को कैसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। और लोग जो हैं, लोग इसके ऊपर लोगों का भी हम ओपिनियन सीख करेंगे, लोगों की राय लेंगे, इस बात पर राय लेंगे कि विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश कैसा हो और ये योजना हमने 8 साल में क्या किया। 8 साल बल्कि ये तो एक बुकलेट तैयार हुई है वो 1950 से लेकर 2025 तक, यानी 75 साल में हम कहाँ पर थे और हम कहाँ पहुँचे, ये एक पूरा बुकलेट तैयार हुई है और उसमें खास तौर से हमने अभी तक क्या किया है और आगे हम क्या करना चाहते हैं। इस योजना के तहत एक विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश का तैयार किया जाएगा। इसके 3 महीने के बाद हम लोगों की ओपिनियन सीख करेंगे और लोगों की ओपिनियन को कंपाइल करके उसके आधार पर ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। नीति आयोग के साथ भी इसमें बैठक होगी। इस प्रकार का एक मोटा विचार बनाया गया था, उसी के तहत ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। 13 तारीख को 24 घंटे की चर्चा होगी और मैं समझता हूँ कि उसमें उन्होंने पहले बहिष्कार करने की बात कही थी, इसलिए कि उनकी कोई रुचि नहीं है। उत्तर प्रदेश कैसा हो ये सब लोगों की चिंता का विषय होना चाहिए। सारी पार्टियों का एजेंडा भी ये होना चाहिए कि कैसा उत्तर प्रदेश हो, क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, क्या क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा है। अभी तक हमने जो किया उसका मूल्यांकन भी हो और उसकी चर्चा भी हो। इस पूरे मामले पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सपा के सदस्य पीडीए को लेकर चर्चा की मांग कर रहे थे, जबकि सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए तैयार था। फिर भी विपक्ष ने लगातार हंगामा जारी रखा। धर्मपाल सिंह ने सरकार के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि राज्य सरकार विकास के
रोड मैप पर भी पूरी मजबूती से काम कर रही है। सवाल यह है कि क्या विपक्षी दल वास्तव में मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं या फिर सदन को केवल राजनीति मंच बनाना चाहते हैं। अब निगाह है कल सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने वाली कार्रवाई पर टिकी। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास जनहित के, विकास के, सुरक्षा से संबंधित कोई मुद्दे नहीं है। एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर सदन को नहीं चलने देना ये गरिमापूर्ण बात बिल्कुल नहीं है और एक तरीके से जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। उनका कहना है कि पीडीए पाठशाला लगा रही है, इस पर तमाम मुकदमे लिखे जा रहे हैं। देखिए, जिन जिन दलों ने जाति की राजनीति की है वो दल समाप्त हो गए। पहले कांग्रेस ने की, वो बसपा और समाजवादी पार्टी जाति बिरादरी की राजनीति कर रही है, खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की राजनीति करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये है सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी का। डॉक्यूमेंट्स 2047 क्या है, इस पर चर्चा 24 घंटे हो। अब देखिए, विजन डॉक्यूमेंट सच में उत्तर प्रदेश ये 2027 में नहीं, 2047 में प्रथम पायदान पर आर्थिक दृष्टि से आवे और तीसरे नंबर पर वो जो भारत जा रहा है उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान आर्थिक व्यवस्था में होगा। आर्थिक दृष्टि से 3 चीज़ें मानी जाती हैं जो आर्थिक पैमाना नापने की है। सब नंबर 1 सुरक्षा, नंबर 2 विकास, नंबर 3 आवागमन के साधन और विद्युत। इन 4 व्यवस्थाओं में उत्तर प्रदेश सर्वांगीण व्यवस्था में आगे है और आर्थिक मजबूती के पायदान पर सर्वाधिक ऊंचाइयां हासिल करेगा। मध्य प्रदेश में पर्यावरण की रक्षा और निर्माण कार्य में नवाचार का एक अनोखा मेल देखने को मिला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है जो देश भर में मिसाल बन सकती है। आज 11 अगस्त 2025 को भोपाल के रविंद्र भवन से इस अभियान की औपचारिक शुरुआत हुई। पुरानी सड़क और निर्माण सामग्री को फिर से इस्तेमाल कर सड़कों और इमारतों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा और सरकारी खर्च भी बचत होगी। इस योजना में लोक निर्माण विभाग की प्रमुख भूमिका है। मुख्य अभियंता KPS राणा और संजय मस्के ने बताया कि इससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा, जमीन की खुदाई कम होगी और टिकाऊ निर्माण होगा। मध्य प्रदेश की यह पहल साफ संकेत देती है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ चल सकते हैं। जरूरत बस सोच और नीति में बदलाव की होती है। चलिए आपको सुनवाते हैं इस नवाचार पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य अभियंता KPS राणा और संजय मस्के की सीधी बात। आमंत्रित किया, बहुत अच्छे समाज सेवी पर्यावरण गोपाल आर्य जी यहाँ बैठे हैं। अब हमारी मुश्किल तो ये भी रहती है कि राजनेता ज्यादा बोले तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है कि इनको ही ज्ञान हो गया क्या, बाकी क्या करने वाले। तो मैं भ्रष्टता न करते हुए अपनी बात को यहीं समेटता हूँ। सरकार के मुखिया होने के नाते से हमारे विभागों की ये दृष्टि आना चाहिए जिसको सरल भाषा में हम ये कहें लीक से हटकर सोचने का तरीका, जिसके आधार पर हम अपनी उपयोगिता, हमारी भूमिका सरकार के साथ, प्रकृति के साथ में तालमेल करें। और हम बोल ही चुके हैं उन सारी बातों के साथ जिसके लिए हमने अपना ये पूरा आयोजन किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बहुत गालियां पड़ती है निर्माण कार्य करते करते। मैं समझता हूं कि उस भाव के दृष्टि से भी हम इसको देखें कि आपकी भावना अच्छी रहती है लेकिन आप भी बहुत सारे दायरे में बंधे रहते हैं। तो उस दायरे को खोलने के लिए आज की ये कार्यशाला भी बड़ी भूमिका अदा करेगी। इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने आज ये पर्यावरण से समन्वय विभाग के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें पर्यावरणविद माननीय गोपाल आर्य जी, हमारे निर्माण और कई प्रकार के इस व्यवस्था के जानकार माननीय PP सिंह जी और कई विद्वानों ने आज कार्यशाला में भाग लिया है और कार्यशाला चल रही है।
एक विभाग अपने काम के करते करते प्रकृति के साथ में भी तालमेल कैसे रखे, पर्यावरण के साथ में तालमेल कितना बनाए और अपने निर्माण की गुणवत्ता का भी ध्यान रखे, ऐसे आज पवित्र भाव के साथ आज कार्यशाला आयोजित की गई है। मेरी अपनी ओर से माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने इस मूल भाव के साथ पूरे देश के बाकी मंत्रालयों को एक प्रेरणा देने का काम किया है कि निर्माण विभाग में केवल पर्यावरण से वन, पेड़, प्रकृति को हानि नहीं होती है, उससे तालमेल कैसे किया जा सकता है, इस पे विचार होना चाहिए। और वो अगर जो लाइन बनाएंगे, मैं निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से विभाग की इस भावना की भी सराहना करता हूँ और आवश्यक जो निष्कर्ष नवनीत निकल के आएगा वो हम सबके लिए फलदायी होगा, ऐसी कामना के साथ मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, राहुल गांधी ने वोट चोरी का एमपी में भी वोट चोरी के आरोप कार्यक्रम किया जा रहा है, इस तरह से पर्यावरण को लेकर विशेष तौर पर पीडब्ल्यूडी ने आज ये फोकस किया है, क्या कहना जी नहीं, ये एक बहुत सराहनीय प्रयास है। हमारे माननीय मंत्री जी हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, दोनों के निर्देशन में इस तरह की ये पहल जो हुई है, ये प्रथम बार हो रही है प्रदेश में और लोक निर्माण विभाग ने इसमें नेतृत्व प्रदान किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय हमारे मंत्री जी का बहुत बहुत। जैसे सर रजिस्ट्रेशन भी हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद इसके आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसको आगे तक कैसे ले जाओगे? एक्चुअली क्या है कि आज तो सिर्फ ये उद्बोधन थे, तो उद्बोधन में जो हमको सुनना था, गोपाल जी आर्य आए हैं, टीपी सिंह साहब आए हैं, अभी उनका एक सेशन भी है लंच के बाद, तो इनसे जो हमको मार्गदर्शन मिलेगा, हम अपना पूरी तरह से विभाग में इसको लागू करने की दिशा में पूरे तरह से बढ़ेंगे। सर, आज ये जो कार्यक्रम किया गया, इसमें उद्बोधन के साथ में पर्यावरण को विशेष तौर पर जोड़ा गया और कुछ अच्छे कार्य करने के लिए आपकी रूपरेखा क्या रहेगी आगे? देखिए, आज का जो विषय था पर्यावरण से समन्वय, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो तो जरूरी है क्योंकि विकास उसी से होगा। उसके साथ यदि पर्यावरण को बचाना है तो जैसे हमने एफडीआर टेक्नोलॉजी से रोड बचाई, एफडीआर टेक्नोलॉजी मतलब वो जो गिट्टी वहां से निकलेगी वही यूज करना, तो मतलब रिक्लेम हो रही वही गिट्टी, तो अलग से गिट्टी हमको नहीं लाएंगे, पहाड़ खुदेगी नहीं। इस तरह दूसरी टेक्नोलॉजी जैसी हमारी जो सैंड हम यूज करते हैं, नदियों से ला के खोखला कर दिए, हम एम सैंड का यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग से, तो इस तरह हम पर्यावरण बचाने में काफी मतलब योगदान रहेगा। इसी तरह जैसे रोड वाइडनिंग करते थे तो हम ट्री काटते थे, अब हम ट्री नहीं काटेंगे, ट्री को शिफ्ट करेंगे। तो ये सब नई जो टेक्नोलॉजी लाने के लिए आज की संगोष्ठी थी, वो इसका पूरी तरह से हम धीरे धीरे लोक निर्माण में लागू करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हम टीवी भारत के साथ।